तो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ कुछ और बेहद ही खौफनाक कहानियाँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेक श्योर कि आप इसे सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी कहानियाँ लेके आता रहता हूँ। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं आज की अपनी पहली कहानी की तरफ। मैं बचपन से ही अकेलापन पसंद करता था। शहर की भीड़ भाड़, लगातार शोर और लोगों की फालतू की बातें, ये सब चीजें मुझे घुटन में डाल देती थीं। इसलिए जब दादी ने मुझे उनके पुराने पैतृक गांव में कुछ समय बिताने के लिए बुलाया तो मैं तुरंत तैयार हो गया। गांव दिल्ली से बहुत दूर पहाड़ों में बसा हुआ था, जहां दूर दूर तक सिर्फ जंगल और सन्नाटा था। पहले कुछ दिन तो शानदार रहे। हवा साफ थी, आसमान नीला था और रात में तारों का झमेला इतना घना था कि लगता था आसमान पर हीरे बिखेर दिए गए हों। मैं दिन भर जंगल में घूमता, पेड़ों पर चढ़ता और छोटे मोटे जंगली जीवों को देखता। शाम ढलते ही मैं वापस लौट आता और दादी की कहानियां सुनता। वह गांव के पुराने किस्से सुनाती थीं, जिनमें भूत प्रेत, डायने और जादू टोना शामिल था। मैं उन्हें बड़े ध्यान से सुनता था, हालांकि मन ही मन में सोचता था कि ये सब दादी के बचपन के ख्याली पुलाव हैं। एक रात दादी की तबीयत बिगड़ गई। गांव में डॉक्टर नहीं था, इसलिए उन्हें शहर के अस्पताल ले जाना पड़ा। मुझे अकेले गांव के पुराने मकान में रहना पड़ा। दादी जाने के बाद एक अजीब खामोशी छा गई। रात को जंगल से आने वाली आवाजें पहले से कहीं ज्यादा भयानक लगने लगीं। लगभग आधी रात को अचानक छत से खटपट की आवाजें आने लगीं। पहले तो मैंने सोचा होगा कोई जानवर होगा, लेकिन आवाजें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थीं। धीरे धीरे आवाजें तेज होती गईं, जैसे कोई भारी चीज छत पर घसीट रहा हो। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैं बिस्तर से उठा और कमरे के बीच खड़ा हो गया। मेरे पास टॉर्च नहीं थी, सिर्फ मिट्टी के तेल का दिया जल रहा था, जिसकी रोशनी कमरे के एक छोटे से हिस्से को ही रोशन कर पा रही थी। कुछ देर बाद छत से टप टप की आवाजें आने लगीं। लगता था जैसे कुछ गीला होकर टपक रहा है। मैंने ऊपर देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ भी नजर नहीं आया। अचानक दिए की रोशनी कम हुई और घर में अंधेरा छा गया। मैं घबराकर दीवार के सहारे टटोलता हुआ रसोई घर की तरफ गया। जानता था वहां माचिस की डिब्बी रखी है। जब माचिस की तीली जलाई और चारों तरफ देखा तो मेरी रूह कांप गई। दिए के पास फर्श पर पानी की एक लकीर बनी हुई थी। पानी का रंग लाल था, खून की तरह लाल। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ये खून कहां से आया? क्या छत पर कोई घायल जानवर था? मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाकर वापस कमरे की तरफ जाने लगा। जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, मेरे पैरों के नीचे कुछ नरम चीज छू गई। मैंने नीचे देखा तो मेरी चीख निकल गई। वह खून था, बल्कि एक पूरा हाथ था। एक इंसान का कटा हुआ हाथ, जिसकी उंगलियां तड़प रही थीं। मैं चिल्लाने लगा, मदद के लिए पुकारने लगा, लेकिन मेरी आवाज जंगल की खामोशी में खो गई। हताश होकर मैंने उस कटे हुए हाथ को पकड़कर दरवाजे की तरफ फेंका। दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन ताला लगा हुआ था। घबराहट के मारे मेरा दम फूलने लगा। मैं इधर उधर भागने लगा, मानो कमरे की दीवारें ही मुझ पर सिमटती जा रही हों। अचानक खून से लथपथ छत से एक काला साया नीचे लटकने लगा। वह साया धीरे धीरे नीचे आता रहा, जब तक उसका आकार एक लंबे दुबले पतले आदमी जैसा न हो गया। उसकी आंखें जल रही थीं, जैसे दो अंगारे हों। चेहरा खून से लथपथ था और मुंह से खून टपक रहा था। उसने एक भयानक सी आवाज में कहा, तूने मेरी चीज छुई। मैं दीवार से सटकर खड़ा हो गया। हिलने जुलने की भी हिम्मत नहीं थी। मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। वह आवाज फिर गूंजी, अब तू मेरा शिकार बनेगा। उसने अपने खून से लथपथ हाथ बढ़ाए और मेरी तरफ लपका। मैंने किसी तरह झुककर उसे चकमा दिया और कमरे के अंदर ही भागने लगा। वह आकृति मेरे पीछे पीछे आ रही थी। मैं दरवाजे तक पहुंचा और जोर जोर से ताला खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन ताला नहीं खुल रहा था। अचानक मुझे याद आया कि दादी ने मुझे बताया था कि घर के पीछे एक पुराना कुआं है। कुआं काफी गहरा था और कभी इस्तेमाल नहीं किया जाता था। यह मेरा आखिरी सहारा था। मैं कमरे से बाहर निकलकर बरामदे में कूद पड़ा और पीछे मुड़कर देखा। वह खौफनाक आकृति दरवाजे से बाहर निकल चुकी थी और मेरी तरफ दौड़ रही थी। मैं बरामदे से होते हुए पिछवाड़े की तरफ भागा।
कुआं कुछ ही दूरी पर था। पीछे से उस आकृति की भयानक हंसी गूंज रही थी। जैसे ही मैं कुएं के किनारे पहुंचा, उस आकृति ने मेरी पीठ पकड़ ली। मैंने पूरी ताकत लगाकर उसे धक्का दिया। वह लड़खड़ाकर कुएं के किनारे पर आई और अंदर गिर गई। कुएं से एक भयानक चीख निकली जो धीरे धीरे कम होती गई। मैं वहीं खड़ा होकर कुएं के अंदर झांकने लगा, लेकिन अंधेरे के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद एक अजीब सी गंध चारों तरफ फैल गई, सड़न और मिट्टी जैसी गंध। मैं घबराकर वहां से भाग खड़ा हुआ। पूरी रात मैं जंगल में भटकता रहा। जंगली जानवरों की आवाजें भी अब मुझे डरा नहीं पा रही थीं। सुबह होते ही मैं गांव के बाहर निकल पाया। कुछ ग्रामीणों ने मुझे देखा तो हैरान रह गए। उन्होंने मुझे अस्पताल पहुंचाया, जहां दादी भर्ती थीं। दादी को यह सब बताने के बाद भी वह मेरी बात नहीं मानना चाहती थीं। उनका कहना था कि शायद कोई जानवर घायल होकर घर में घुस आया होगा, लेकिन मैं जानता था कि मैंने जो देखा था वह कोई जानवर नहीं था। वह खौफनाक आकृति, खून से लथपथ हाथ और जलती हुई आंखें, ये चीजें मुझे ताउम्र याद रहेंगी। कुछ दिन बाद दादी के साथ वापस दिल्ली लौट आया। गांव का वह पुराना मकान अब भी उसी तरह खड़ा है, लेकिन मैं कभी वापस जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। हालांकि कभी कभी रात में अचानक नींद टूट जाती है तो मुझे खून से लथपथ हाथ का ख्याल आ जाता और मेरी रूह कांप उठती है। लेकिन सबसे ज्यादा डर मुझे उस कुएं का सताता है। क्या वह खौफनाक आकृति वाकई कुएं में ही गिरी थी, या फिर वह किसी और रूप में कहीं और छिपी है, मेरा इंतजार कर रही है? शायद एक दिन मुझे वापस उस गांव जाना पड़े, शायद दादी के जाने के बाद उनके पुराने मकान को देखने के लिए। लेकिन उस दिन के बारे में सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या मैं उस खौफनाक सच का सामना करने के लिए तैयार हो पाऊंगा जो उस पुराने कुएं में दफन है? कुछ साल बीत गए। मैं अब एक बड़े शहर में रहता हूं, नौकरी करता हूं और जिंदगी की रफ्तार में उलझा हुआ हूं। गांव का वह खौफनाक अनुभव धीरे धीरे मेरी यादों में धुंधला होता जा रहा था। हालांकि कभी कभी रातों को अचानक नींद टूटती थी तो मुझे खून से लथपथ हाथ का ख्याल आ जाता था और मेरी सांसें तेज हो जाती थीं। फिर एक दिन मुझे चिट्ठी मिली। यह गांव से थी, दादी के एक पुराने पड़ोसी से। उसने लिखा था कि दादी का हालचाल ठीक नहीं है और वह मुझे गांव बुला रहे हैं। पढ़ते ही मेरे दिमाग में खौफनाक यादें कौंध गईं। क्या मुझे फिर उस जगह जाना पड़ेगा? कुछ देर सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि जाना जरूरी है। दादी ही मेरी एकमात्र खून की रिश्तेदार थीं और उनके आखिरी समय में उनके साथ रहना मेरा फर्ज था। मैंने तुरंत टिकट बुक करा लिया और अगले दिन ही गांव के लिए रवाना हो गया। गांव पहुंचने पर पता चला कि दादी काफी कमजोर हो चुकी थीं। वह बोल भी नहीं पा रही थीं, सिर्फ मेरा हाथ पकड़कर आंखों से बात कर रही थीं। मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे, खासकर उस रात के बारे में, लेकिन वह जवाब देने में असमर्थ थीं। कुछ दिनों बाद दादी ने दुनिया छोड़ दी। उनके जाने के बाद गांव में ही रुकने का फैसला किया। दादी के जाने के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। वह पुरानी चीजें, फर्नीचर और दीवारों पर टंगी तस्वीरें, ये सब मुझे दादी की याद दिला रहे थे। एक रात अचानक सोते हुए मुझे एक सपना आया। सपने में मैं फिर से उस पुराने मकान में था, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। घर के अंदर रोशनी जल रही थी और दादी रसोई में खाना बना रही थीं। मैं खुशी खुशी उनके पास गया और उन्हें गले लगा लिया, लेकिन जब मैंने उन्हें करीब से देखा तो मेरा खून जम गया। दादी का चेहरा पीला पड़ा हुआ था और उनकी आंखें खाली थीं। उनकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, सिर्फ एक अथाह खालीपन। फिर दादी ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई, लेकिन वह मुस्कान असली नहीं थी। यह एक भयानक, खौफनाक मुस्कान थी। उनके मुंह से खून टपक रहा था और उनके हाथों में एक खून से लथपथ चाकू था। मैं चीख उठा और नींद से जाग गया। पूरा शरीर पसीने से तर था और दिल जोरों से धड़क रहा था। बाहर अंधेरा छाया हुआ था और हवा में एक अजीब सी गंध थी, सड़न और मिट्टी जैसी गंध। वह सपना इतना असली लग रहा था कि मुझे लगा जैसे दादी वाकई जिंदा हो गई हों और अब वे मुझसे बदला लेना चाहती हों। उस खौफनाक सपने के बाद मैं सो नहीं पाया। पूरी रात जागते हुए छत को घूरता रहा और हर आहट पर चौंक उठता था। सुबह होते ही मैंने फैसला किया कि उस पुराने मकान को देखना जरूरी है। शायद वहां जाने से मुझे कोई सुराग मिले,
या फिर मेरा मन शांत हो जाए। गांव के कुछ लोगों को साथ लेकर मैं मकान की तरफ चल पड़ा। वर्षों से बंद पड़े रहने के कारण मकान जर्जर हो चुका था। दरवाजा टूटा हुआ था और खिड़कियों के शीशे टूट चुके थे। अंदर का सामान धूल से अटा पड़ा था और हवा में एक बासी गंध फैली हुई थी। मैं धीरे धीरे अंदर गया और बाकी लोग बाहर खड़े रहे। घर के अंदर सब कुछ वैसा ही था जैसा मैंने छोड़ा था। रसोई में बर्तन जस के तस पड़े थे और कमरे में वही फर्नीचर था, लेकिन एक चीज जरूर बदली थी। वह दीवार जहां दादी की तस्वीर टंगी हुई थी अब खाली थी। तस्वीर गायब हो चुकी थी। मैं हैरान होकर दीवार को देखता रहा। अचानक मुझे याद आया वह कुआं। क्या दादी की तस्वीर किसी तरह कुएं में चली गई होगी? यह ख्याल आते ही मेरी रूह कांप उठी। मैं वापस बाहर निकल आया और उन ग्रामीणों से कुएं के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि कुआं काफी समय पहले ही भर दिया गया था क्योंकि उसका पानी दूषित हो गया था। यह सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन मन में अभी भी सवाल उठ रहे थे। अगले कुछ दिन गांव में ही रुक गया। दिन भर दादी के पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों से बात करता था, उनकी यादों को ताजा करता था। शाम होते ही उस पुराने मकान के पास चला जाता था, मानो किसी खोई हुई चीज को ढूंढ रहा हूं। एक शाम सूर्यास्त के बाद मकान के पीछे खड़ा था और दूर दूर तक फैले खेतों को देख रहा था। अचानक तेज हवा चलने लगी और धूल का बवंडर उठा। हवा के साथ एक अजीब सी गंध भी आ रही थी, सड़न और मिट्टी जैसी गंध। कुछ ही देर में हवा थम गई और एक खामोशी छा गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो खून से लथपथ एक हाथ जमीन पर पड़ा हुआ था। वह वही हाथ था जो मैंने उस रात कमरे में देखा था। पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे मुंह से एक चीख निकल गई, लेकिन उसे कोई नहीं सुन सका। मैं जानता था कि यह कोई सपना नहीं था, यह हकीकत थी। वह खौफनाक आकृति वापस आ गई थी और इस बार वह मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। घबराते हुए मैं वहां से भाग खड़ा हुआ। गांव की तरफ दौड़ता रहा, मानो मेरी जान पर बन आई हो। घर पहुंचने के बाद दरवाजा बंद कर लिया और अंदर से ताला लगा दिया। पूरी रात जागता रहा, हर आहट पर कांपता रहा। सुबह होते ही गांव छोड़ने का फैसला किया। मुझे पता था कि अब वहां रहना मेरे लिए सुरक्षित नहीं है। टिकट बुक कराया और वापसी की तैयारी करने लगा। शहर वापस आकर भी मुझे राहत नहीं मिली। वह खौफनाक हाथ का ख्याल मुझे लगातार सताता रहा। हर रात अजीब अजीब सपने आते रहे। सपनों में वही पुराना मकान होता, वही खून से लथपथ हाथ और दादी का वह खौफनाक चेहरा। कभी कभी सपने में मुझे कुएं के पास खड़ा पाता, अंधेरे में कोई आहट सुनाई देती और मैं कुएं के अंदर झांकता। कुएं की गहराई में दो जलती आंखें नजर आती जो मुझे बुला रही होती। शहर की जिंदगी में खो जाने की कोशिश की, काम में व्यस्त रहा, दोस्तों से मिला, लेकिन वो खौफ हमेशा मेरे साथ रहा। एक शाम ऑफिस से निकलते हुए अचानक एक ख्याल आया। शायद उस गांव के पुराने पंडित से बात करूं, शायद वो कोई रास्ता निकाल सकें। अगले वीकेंड पर फिर गांव पहुंचा। पंडित जी काफी बूढ़े हो चुके थे, उनकी आंखों की रोशनी भी कमजोर हो गई थी। मैंने उन्हें सारी कहानी सुनाई। वो ध्यान से सुनते रहे, बीच बीच में सिर हिलाते हुए। जब कहानी खत्म हुई, पंडित जी बोले, तुम्हारे दादा दादी इस गांव में आए थे एक भयानक राज लेकर। उन्हें किसी ने श्राप दिया था, एक ऐसी आत्मा का श्राप जो मिट्टी में कैद है। मैं चौंक गया। श्राप? मेरी दादी दादा का इससे क्या लेना देना? पंडित जी बताते रहे, कुछ साल पहले तुम्हारे दादा किसी अज्ञात शक्ति से जुड़े थे जिससे उन्हें शक्तियां मिली, लेकिन बदले में उन्हें एक बलिदान देना था। उन्होंने गांव के बाहर एक तांत्रिक की हत्या कर दी। मेरे पैरों तले जमीन खिसकने लगी। मेरे दादा, जिनकी छवि मेरे मन में एक नेक इंसान की थी, वो एक हत्यारे निकले। पंडित जी ने आगे कहा, उस तांत्रिक की आत्मा को शांत करने के लिए ही तुम्हारी दादी दादी गांव आई थीं, लेकिन वो नाकामयाब रहीं। तांत्रिक की आत्मा कुएं में कैद हो गई और अब तुम्हें ही उसे शांत करना है। पंडित जी ने मुझे कुछ मंत्र बताए और गांव के जंगल से कुछ खास जड़ी बूटियां इकट्ठी करने को कहा। अगले दिन सुबह वो सब लेकर कुएं के पास पहुंचा। कुएं का मुंह तो पहले ही भर दिया गया था, लेकिन पंडित जी ने बताया कि मिट्टी के नीचे से ही मंत्रों का जाप करना है। मैंने उनकी बताई विधि से पूजा शुरू की। घंटों मंत्र जपता रहा, बीच बीच में जड़ी बूटियां जलाता रहा। पूजा के दौरान एक अजीब सी ऊर्जा चारों तरफ महसूस हो रही थी।
हवा में कंपन होने लगा और दूर से चीख पुकार की आवाजें आने लगीं। अचानक जमीन जोर से हिली और कुएं की तरफ से एक तेज रोशनी निकली। कुछ देर बाद रोशनी कम हुई और चीख पुकार भी बंद हो गई। मैं थककर चूर हो गया था, लेकिन मन में एक अजीब सी शांति थी। शायद तांत्रिक की आत्मा अब शांत हो गई थी। उसके बाद गांव में फिर कभी कोई अजीब घटना नहीं घटी। खौफनाक सपने भी आने बंद हो गए। हालांकि कभी कभी रात में अकेले सोते समय पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। दादी का चेहरा, खून से लथपथ हाथ और कुएं से निकलती रोशनी, ये चीजें शायद जिंदगी भर मेरे साथ रहेंगी। लेकिन अब इन यादों में पहले जैसा खौफ नहीं है। अब सिर्फ एक अफसोस है कि शायद दादी ये सब मुझे बता पाती तो मैं उस तांत्रिक की आत्मा को पहले ही शांत कर पाता। रोहिणी ने सबसे पहले जून 2002 में मुझे यह घटना बताई थी। वह उसी समूह की स्वयंसेविका थीं जिसका जिक्र मैंने पद्मा के अनुभव में किया है। जब उसने मुझे फोन पर पहली बार यह बताया तो वह बहुत परेशान थी और हमने सोचा कि कुछ समय के लिए इस विषय को न छेड़ना ही बेहतर होगा ताकि वह स्वस्थ हो सके। बाद में फर्दर इंक्वायरीज से एक दिलचस्प अनुभव सामने आया जो इस क्षेत्र के विशेषज्ञों के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग का अच्छा विषय होगा, इसलिए यहां वर्णन कर रहा हूं। रोहिणी गोवा के डिकोली के पास के एक गांव से थीं। वह 2 साल के लिए पणजी में रहीं, जो गोवा की राजधानी है, जहां उन्होंने अपना जूनियर कॉलेज पूरा किया। वह अपने चाचा और चाची के साथ रहती थीं, जो निःसंतान थे और पणजी जिमखाना के पास एक मध्यम आकार का घर रखते थे। वे मां की तरफ से रिश्तेदार थे और ऐसे बहुत कम रिश्तेदार थे। वे एक दिलचस्प जोड़ी थे। उनके चाचा सेवानिवृत्त शिक्षक थे जिनके कई दोस्त थे। वह अपनी पेंशन और उत्तरी गोवा में कुछ जमीन से होने वाली आय के साथ आराम से रहते थे। चाचा बहुत सक्रिय व्यक्ति थे और उस क्षेत्र में लाफिंग क्लब के संस्थापक भी थे। वह अपना ज्यादातर समय किसी न किसी गतिविधि में बिताते थे और खुद को व्यस्त रखते थे। दूसरी ओर चाची बहुत शांत थीं। मूल रूप से वह एक नेकदिल महिला और बेहतरीन रसोइया थीं। वह निःसंतान थीं और उस समय समाज में निःसंतान महिलाओं को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति थी, मानो यह उनकी अपनी गलती हो। उन्हें किसी भी समारोह में आमंत्रित नहीं किया जाता था और अक्सर समूहों और अन्य गतिविधियों से अलग कर दिया जाता था। बाह्य रूप से रोहिणी की चाची ने इस पर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उन्हें दुख हुआ और 50 पार करने के बाद उनका मानसिक स्वास्थ्य वास्तव में अच्छा नहीं था। उन्होंने कभी भी किसी औपचारिक मनोरोग संबंधी जांच का सामना नहीं किया, लेकिन यह स्पष्ट था कि उन्हें स्किज़ोफ्रेनिया था। वह अपने सीमित दायरे में खुश थीं, जहां दिनों तक वह सिर्फ अपने पति और अपनी नौकरानी से बात करती थीं। वह सिर्फ जरूरी चीजों के लिए सुबह पास की दुकान पर ही जाती थीं और जल्द से जल्द अपने घर की सुरक्षा में वापस आ जाती थीं। वह जोर देती थीं कि उनके चाचा शाम को बाहर जाने पर घर को बाहर से बंद कर दें और चाबी पड़ोसियों के पास छोड़ दें। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि जब वह अकेली हों तो कोई दुश्मन घर में न घुस सके। रोहिणी के उनके घर रहने के दौरान बूढ़ा दंपत्ति बहुत खुश था। एक तरह से इसने उनकी जिंदगी बदल दी। उन्होंने उसे खुश करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। यहां तक कि उनकी चाची ने भी कुछ सुधार के संकेत दिखाए और रोहिणी के साथ कुछ समय केंद्रीय बाजारों में गईं, जो उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में नहीं किया था। रोहिणी लाडली थी और उसे यह बहुत पसंद था। वह सुबह कॉलेज के लिए निकल जाती और शाम को जल्दी लौट आती। उसके पास खुद की चाबी थी और वह घर में प्रवेश करती थी। वह अपनी चाची से बातें करती थी, घर को साफ करती थी, अपनी चाची को चुनिंदा टीवी धारावाहिक देखने में मदद करती थी और खाना बनाने में मदद करती थी। लेकिन आखिरकार एक दिन आया जब उनकी जूनियर कॉलेज की शिक्षा पूरी हो गई और उन्हें इंजीनियरिंग के लिए बॉम्बे जाना पड़ा। उनके चाचा और मां को चिंता थी कि उनकी चाची कोई हंगामा करेंगी, लेकिन उन्होंने इसे कुछ हद तक ठीक से लिया। रोहिणी खुद भी उन बूढ़े लोगों से बहुत जुड़ी हुई थी और हर लंबे वीकेंड और छुट्टियों में वापस आने का वादा किया था। यह वादा उसने पूरा किया। उसी समय उनकी चाची की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। उनका वजन कम हो गया, उनकी आंखों की रोशनी कमजोर हो गई, उनके दौरे ज्यादा गंभीर हो गए
और धीरे धीरे वह अपने सिर के अंदर के भ्रमों और आवाजों की अपनी दुनिया में खोने लगी थी। फिर भी पहले साल के शुरुआती हिस्सों में जब रोहिणी उनसे मिलने जाती थी तो वह थोड़ी अपनी असली शख्सियत जैसी लगती थी और खुश दिखती थी। रोहिणी बहुत अच्छी पर्यवेक्षक नहीं थी और उन्हें यह एहसास होने में कुछ समय लगा कि उनकी चाची के साथ सब ठीक नहीं है। फिर भी वह बहुत कम कर सकती थी, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके चाचा उन्हें अस्पताल ले जाएं और पूरी जांच करवाएं। ऐसा पहले से ही हो रहा था और शुरुआती 6 महीनों के दौरान उनकी चाची को हाई ब्लड प्रेशर के अलावा किसी भी तरह की शारीरिक समस्या के कोई लक्षण नहीं दिखे। हालांकि पहले साल के दूसरे टर्म में रोहिणी अपनी पढ़ाई में बहुत व्यस्त हो गईं। उसी समय अचानक से उनकी चाची की तबीयत बहुत खराब हो गई। उन्होंने लगभग खाना बंद कर दिया था और कोई भी दैनिक कार्य नहीं करती थीं। उनके चाचा ने एक रसोइया रखा था, लेकिन उनकी चाची ने उसे निकाल दिया और एक दिन उन्होंने अपनी दासी को भी, जो पिछले 15 सालों से उनके साथ थी, अपने घर में न आने के लिए कह दिया। उसने कहा कि उसके पास सबूत है कि दासी को उसके अज्ञात दुश्मन ने उसकी जासूसी करने के लिए भेजा था। यह आखिरी तिनका था, क्योंकि चाची खुद इतनी कमजोर थीं कि वे मुश्किल से चल सकती थीं। इस दौरान रोहिणी के चाचा को काफी तकलीफ हुई, लेकिन वह अपनी उम्र के हिसाब से एक फिट आदमी थे और उन्होंने घर चलाने के लिए जो कुछ भी किया। उनकी चाची ने अपनी बीमारी को जितना हो सके छिपाने की कोशिश की, इस डर से कि उन्हें उनके घर की सुरक्षा से अस्पताल ले जाया जाएगा। वहां उसके काल्पनिक दुश्मन अंततः उस तक पहुंच जाएंगे। एक दिन एक अपरिहार्य हुआ। उनकी चाची अब उठ नहीं सकी। वह बहुत कमजोर थीं। एक एम्बुलेंस को बुलाया गया और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। वहां पता चला कि यह खून और पेशाब का गंभीर संक्रमण था और स्थिति वाकई खराब थी। डॉक्टर हैरान थे कि उन्होंने बिना किसी दवा के इतना सब कैसे सहा। 4 दिनों के बाद बीमारी से संक्षिप्त लेकिन कष्टदायक लड़ाई के बाद उनकी चाची की मृत्यु हो गई। उनके चाचा उनकी बीमारी के दौरान केवल एक बार उस घर गए थे, जब उन्हें समझ में आया कि वह ठीक नहीं होंगी। उन्होंने वहां जितना हो सका साफ किया, सड़ चुका खाना फेंक दिया, अपना खुद का बैग पैक किया और अस्पताल वापस चले गए। शव को सीधे अंतिम संस्कार से ले जाया गया, क्योंकि वहां शायद ही कोई रिश्तेदार थे। उनके कुछ छात्रों ने अंतिम संस्कार में उनकी मदद की। उनके चाचा सीधे खेत के पास दूसरे घर में चले गए, जहां उन्होंने वापस पणजी आने से पहले कुछ हफ्ते बिताने का फैसला किया। रोहिणी को इस बारे में कोई सूचना नहीं दी गई थी। उनकी परीक्षाएं शुरू होने वाली थीं और अगर उन्हें पता होता तो वह निश्चित रूप से परीक्षा छोड़कर वापस आती और अपनी चाची के साथ होती। उन्हें बताया गया था कि उनकी चाची की तबीयत ठीक नहीं है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन यह समझा दिया गया था कि वह जल्द ही ठीक हो जाएंगी, क्योंकि यह एक छोटी सी समस्या थी। रोहिणी जब गोवा वापस आईं तो उनकी यात्रा के बारे में किसी को पता नहीं चला। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनकी प्रैक्टिकल परीक्षा और वाइवा 2 दिन के लिए स्थगित कर दी गई थीं। वह अपनी मां को सूचित करना भूल गईं और चूंकि यह पर्यटक सीजन नहीं था, पहले साल की इंजीनियरिंग परीक्षाएं जून के अंत में कभी खत्म होती हैं, उसे बस का आरक्षण आसानी से मिल गया। उनकी चाची को गुजरे अब लगभग 3 से 4 हफ्ते हो चुके थे। उसने सुबह जल्दी बस ली थी और शाम 6:30 बजे पणजी पहुंची। वह नहीं जानती थी कि उसके चाचा वहां नहीं थे और जमीन से संबंधित किसी सौदे को अंतिम रूप देने के लिए उत्तर चले गए थे। उनकी जल्दी वापसी की भी योजना नहीं थी। रोहिणी घर आई, ताला देखा और बस अपनी चाबी से उसे खोल दिया, जो वह अभी भी अपने साथ लिए हुए थी। यहां हमें यह याद रखना चाहिए कि उसे यह आभास था कि उसकी चाची अस्पताल से वापस आ चुकी है। घटना के बाकी हिस्से को मैंने रोहिणी द्वारा तब दिए गए कुछ असंगत विवरण और बाद में विस्तृत चर्चाओं से पुनर्निर्मित किया है। वह वास्तव में अपनी चाची को घर पर पाई। उसका अनुमान रहा होगा कि उन्हें छुट्टी दे दी गई है। घर में दुर्गंध आ रही थी, लेकिन शुरू में रोहिणी इसका कारण नहीं ढूंढ पाई। उसने अपनी चाची को बेडरूम में बहुत कमजोर पड़ी हुई पाया। जब रोहिणी ने उन्हें पहली बार देखा तो वह गहरी नींद में थीं। जाहिर तौर पर रोहिणी को शुरू में कोई आश्चर्य नहीं हुआ और उन्हें कुछ भी गड़बड़ महसूस नहीं हुआ।
सबसे पहले तो वह इतने दिनों बाद वापस आने के लिए उत्साहित थी और कॉलेज से खबरों से भरी हुई थी। साथ ही जो हाल ही में अस्पताल से छुट्टी पाया है, उसके लिए बिस्तर पर आराम करना काफी स्वाभाविक था। उसने अपनी चाची को जगाने का फैसला नहीं किया और जाकर अपने पसंदीदा आराम कुर्सी पर बैठ गई। तभी उसे पहला झटका लगा। कुर्सी पर धूल की परत थी और रोहिणी को छींक आ गई। जब यह रुका तो उसने घर के आसपास देखना शुरू किया। यह अव्यवस्था में था। सभी फर्नीचर पर धूल जमी थी। रसोई में अभी भी कुछ पुराना खाना बचा था जो सड़ रहा था। यही वह गंध थी जिस पर उसने गौर किया था। फ्रिज अभी भी काम कर रहा था, लेकिन खाली था। टीवी पर कोई केबल नहीं था और ऑपरेटर द्वारा कनेक्शन काट दिया गया था। बाथरूम में उसने अपनी चाची का पुराना गाउन फर्श पर पड़ा देखा। बाल्टियों में पानी बासी था और उस पर हरे रंग की छींटें पड़ी थीं। बालकनी कबूतर के मल से भरी थी। गनीमत यह रही कि हालांकि महीने का बिजली का बिल भुगतान नहीं किया गया था, लेकिन बिजली और लैंडलाइन फोन ठीक काम कर रहे थे। अब शाम हो चुकी थी और वह भी ढल रही थी, इसीलिए उसने हॉल और किचन में रोशनी जला दी। अभी भी रोहिणी नहीं डरी थी और वह वास्तव में समझ नहीं पा रही थी कि घर इतनी खराब स्थिति में क्यों था। वह बस उलझन में थी। असमंजस में डूबी रोहिणी फिर से बेडरूम में दाखिल हुई। यह अकेला कमरा था जो साफ था। इसकी अच्छी तरह से देखभाल की गई थी और कहीं भी धूल नहीं थी। इस बार उसकी चाची अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने पहले ही एक मध्यम रोशनी चालू कर दी थी। उनकी कलाई पर वे नशे की सुई और ग्लूकोज लगाने के निशान थे। उनके नाखून गंदे और लंबे थे। उन्होंने एक गाउन पहना हुआ था जिसे रोहिणी ने पहले नहीं देखा था और वह बेहद गंदा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने सदियों से स्नान नहीं किया था। पहली बार कुछ भयानक रूप से गलत होने का एहसास रोहिणी को तब हुआ जब उसने अपनी चाची की आवाज सुनी। यह पहचान से परे बदल चुकी थी। इसमें गहरा गंभीर स्वर था और कुछ प्रयास के साथ गले से बहुत नीचे से आता हुआ लग रहा था। इसके साथ घरघराहट की आवाज भी आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि उसकी चाची सांस लेने के लिए संघर्ष कर रही थी। पहले तो ऐसा लगा कि उनकी चाची ने उन्हें पहचाना नहीं और उनकी खाली आंखें अचानक गुस्से से भर गईं। लेकिन अगले ही पल वह गुस्सा कम हो गया। ऐसा लगा कि उनकी चाची ने उन्हें आखिरकार पहचान लिया था। उसी समय एक बार जब रोहिणी अपनी चाची की दृष्टि और बदली हुई आवाज के सदमे से उबर गई, तो उसे एहसास हुआ कि उसे शुभा कहकर संबोधित किया जा रहा है। यह वह समझ नहीं पाई, लेकिन साथ ही साथ उसने अंततः महसूस कर लिया था कि यह अलौकिक था और वह डरी हुई थी, बहुत ज्यादा डरी हुई। उनकी चाची ऊंचे स्वर में सोच रही थी। उन्होंने टिप्पणी की कि शुभा, रोहिणी ने बल्कि अजीब कपड़े पहने हैं, बिल्कुल उसी तरह के कपड़े जो पिछले हफ्ते सिनेमा हॉल में देखी गई नई फिल्म रोटी कपड़ा और मकान की एक प्रमुख अभिनेत्री ने पहने थे। वहां से उन्होंने घर पर बहुत सारे कठिन थकाऊ काम करने की बात करना शुरू कर दिया। वह बीच बीच में बहुत गुस्से में आ रही थी। उनका गुस्सा उनके पति और सासू के प्रति था। उन्होंने बहुत ही असभ्य तरीके से दावा किया कि उनके पति लगभग नपुंसक थे और वह इस वजह से गर्भ धारण नहीं कर पा रही थी। यह सब उनकी सासू के कारण हो रहा था, जो उन्हें मां बनना नहीं चाहती थी। एक बार वह गर्भवती थीं, लेकिन उनकी सासू ने उन्हें कुछ दवा दी थी जिससे गर्भपात हो गया। इसके साथ ही वह फिर से अतार्किक हो गईं और दावा किया कि वर्तमान बीमारी और कमजोरी गर्भपात के बाद के दुष्प्रभावों के कारण हो रही है। काश उनके पास अब वह हथियार होता जो उनके पास अब है, तो वह अपनी सासू को सबक सिखा देती, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने कल पास के घर से कुत्ते के रूप में आए दुश्मन के साथ किया था। रोहिणी स्तब्ध रह गईं। उनकी चाची की बातों का कोई मतलब नहीं था। वह शुभा कौन थीं? सिनेमा हॉल का जिक्र, वह किस हथियार की बात कर रही थीं? और कुत्ते के रूप में दुश्मन? ये सब उसकी चाची के भ्रमों का हिस्सा थे। ये वो चीजें थीं जिनके बारे में उन्हें पता था, पर उनकी चाची की कमजोर हालत और अजीब हरकतें भयावह थीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ उनकी चाची की भारी सांसें आ रही थीं। रोहिणी को लगा जैसे उनका दिमाग सुन्न हो गया है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। अचानक रोहिणी की चाची ने बिस्तर से उठने की कोशिश की। यह एक भयानक दृश्य था।
वह बेहद कमजोर थीं और उनका शरीर हिल रहा था। वह लगभग गिर पड़ी, लेकिन रोहिणी ने उन्हें सहारा दे दिया। उनकी चाची कुछ कागजात पकड़े हुए थीं जो गंदे और फटे हुए थे। उन्होंने रोहिणी को वे कागजात दिखाने की कोशिश की और कुछ बुदबुदाने लगी। रोहिणी ने करीब जाकर देखा कि उन कागजातों में कुछ लिखा हुआ था और कुछ अजीबोगरीब निशान भी थे। ये लो शुभा, ये सबूत हैं, उनकी चाची ने गंभीरता से कहा। इन सबूतों को पुलिस के पास ले जाओ, वे तुम्हारी मदद करेंगी। रोहिणी को समझ नहीं आया कि वे कागजात क्या थे। उन्हें डर भी लग रहा था, उनकी चाची की हालत भी खराब थी, लेकिन उन्हें यह भी एहसास हो रहा था कि उनकी चाची किसी गंभीर भ्रम में फंसी हुई हैं और उनकी मदद की जरूरत है। उन्हें जल्दी कुछ करना था। चाची, आप लेट जाइए, रोहिणी ने धीरे से कहा। आप थकी हुई हैं, हम सुबह सब संभाल लेंगे। उन्होंने अपनी चाची को वापस बिस्तर पर लिटाया और उन्हें कंबल ओढ़ा दिया। उनकी चाची विरोध नहीं कर रही थीं, शायद थकान के चलते या फिर शायद इसलिए कि उन्हें कुछ देर के लिए भरोसा हो गया था। रोहिणी ने तुरंत फैसला किया, उन्हें मदद के लिए किसी को बुलाना था। डर के साए में डूबी हुई रोहिणी जानती थीं कि उन्हें तुरंत किसी को बुलाना है, मगर सवाल यह था कि किसे। उनके रिश्तेदारों से तो कोई खास संपर्क नहीं था और पड़ोसियों को भी वह अच्छी तरह से नहीं जानती थीं। उनके दिमाग में एक ही नाम कौंधा, उनकी कॉलेज की वही सहेली जिसके यहां वह कभी कभी रहा करती थीं, आशा। आशा समझदार लड़की थी और रोहिणी को पूरा भरोसा था कि वह उनकी मदद जरूर करेगी। फोन उठाकर रोहिणी ने आशा को नंबर डायल किया। थोड़ी देर की घंटी के बाद फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई। हेलो आशा, मैं रोहिणी बोल रही हूं। अरे रोहिणी, कैसे हो? सब ठीक तो है ना? आशा ने पूछा। नहीं आशा, बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। रोहिणी की आवाज थर्रा रही थी। आशा तुरंत सतर्क हो गई। उसने रोहिणी को शांत रहने के लिए कहा और धीरे धीरे सारी बातें बताने के लिए कहा। रोहिणी ने घबराहट में सारी घटना बता दी। उनके चाचा का न होना, घर की खस्ता हालत, उनकी चाची की कमजोर हालत और उनके भ्रमों को। उसने आशा को उन कागजातों के बारे में भी बताया। कुछ देर फोन पर बात करने के बाद यह तय हुआ कि आशा तुरंत रोहिणी के घर पहुंचेगी। रोहिणी जानती थी कि रात होने वाली थी, मगर फिलहाल यही एक रास्ता नजर आ रहा था। उसने जल्दी से घर का सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। रात का खाना तो बनाना संभव नहीं था। उसने कुछ बिस्कुट और पानी निकाला। उसी समय दरवाजे पर जोर की आवाज आई। रोहिणी चौंक कर दरवाजे की तरफ दौड़ी। यह कौन हो सकता था? उनके चाचा तो नहीं आ गए? दरवाजे के पास पहुंचकर झांकने से पहले रोहिणी ने एक पल के लिए रुककर सोचा। रात हो चुकी थी और अकेले एक अनजान शख्स को घर में लेना जोखिम भरा हो सकता था। हालांकि उनकी चाची की हालत और घर की खामोशी को देखते हुए उन्हें लगा कि फिलहाल उन्हें किसी की मदद की जरूरत है। उन्होंने हिम्मत जुटाई और थोड़ी देर झिझकने के बाद दरवाजा खोला। दरवाजे के बाहर खड़ी थीं उनकी पड़ोसिन श्रीमती वर्मा। वह थोड़ी परेशान दिख रही थीं और उनके हाथ में एक प्लेट थी। रोहिणी बेटी, तुम कब आईं? श्रीमती वर्मा ने पूछा। मैंने तुम्हें अंदर रोशनी जलती देखी तो सोचा चल के एक प्लेट गर्मा गर्म खाना ले आती हूं। तुम्हारे चाचा जी तो कहीं बाहर गए हुए हैं ना? रोहिणी को थोड़ी राहत मिली। उन्हें लगा कि शायद श्रीमती वर्मा उनकी कुछ मदद कर सकती है। उन्होंने श्रीमती वर्मा को घर के अंदर आने का न्योता दिया और जल्दी से सारी स्थिति समझाने लगी। उन्होंने अपनी चाची की कमजोर हालत, उनके अजीब व्यवहार और उन कागजों के बारे में बताया। श्रीमती वर्मा ने ध्यान से उनकी बात सुनी। उन्होंने रोहिणी को शांत रहने के लिए कहा और धीरे से उनकी चाची के कमरे में जाने का इशारा किया। कमरे में जाकर उन्होंने रोहिणी की चाची का हालचाल पूछा और उनकी नब्ज देखी। कुछ देर उनकी चाची से बात करने के बाद श्रीमती वर्मा बाहर आईं। उनके चेहरे पर थोड़ी चिंता थी। रोहिणी, उन्होंने कहा, तुम्हारी चाची जी की हालत वाकई में खराब है। उन्हें डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। जहां तक इन कागजों का सवाल है तो ये शायद उनकी बीमारी के दौरान पैदा हुए भ्रमों का हिस्सा है। रोहिणी थोड़ी निराश हुई। उन्हें उम्मीद थी कि शायद ये कागजात किसी अहम चीज का सबूत होंगे, लेकिन श्रीमती वर्मा की बात भी सही लग रही थी। फिर भी उन्होंने राहत की सांस ली। कम से कम अब उनकी चाची की मदद के लिए डॉक्टर को बुलाया जा सकता था।
श्रीमती वर्मा ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह सुबह किसी अच्छे डॉक्टर को बुलाने का इंतजाम करेंगी। उस रात रोहिणी अपनी चाची के कमरे के बाहर सोफे पर लेट गईं। श्रीमती वर्मा उनके पास ही एक कुर्सी पर बैठी रहीं और देर रात तक दोनों आपस में बातचीत करती रहीं। सुबह होते ही डॉक्टर को बुलाया गया और उनकी चाची का इलाज शुरू हुआ। रात बीत चुकी थी और सूरज की पहली किरणें घर में झांकने लगी थीं। रोहिणी नींद में खोई हुई थीं। तभी उन्हें श्रीमती वर्मा की आवाज सुनाई दी। रोहिणी, उठ जाओ बेटी, थोड़ा दलिया पी लो, फिर डॉक्टर को बुला लेंगे। रोहिणी सोफे से उठ बैठी और उन्हें रात भर की घटनाओं का फिर से एहसास हुआ। उनकी चाची कैसी हैं? श्रीमती वर्मा ने उन्हें बताया कि रात में उनकी चाची थोड़ी बेचैनी से सोईं, लेकिन सुबह कुछ शांत लग रही थीं। जल्दी ही एक डॉक्टर आ गए। उन्होंने उनकी चाची की जांच की और बताया कि उन्हें गंभीर रूप से निर्जलीकरण हुआ है और उनके शरीर में संक्रमण भी है। डॉक्टर ने उन्हें दवाइयां दी और कुछ घरेलू नुस्खे भी बताए। उन्होंने यह भी सलाह दी कि उनकी चाची को अस्पताल में भर्ती कराना बेहतर होगा ताकि उन्हें हर समय देखभाल मिल सके। रोहिणी को पता चला कि उनके चाचा अभी भी शहर से बाहर थे। उन्होंने उनसे फोन पर संपर्क किया और पूरी स्थिति बताई। उनके चाचा चिंतित थे और उन्होंने तुरंत वापस आने का वादा किया। अगले कुछ दिन काफी व्यस्त बीते। रोहिणी ने अपनी पढ़ाई से छुट्टी ले ली और अपनी चाची की देखभाल में जुट गईं। श्रीमती वर्मा भी उनकी बहुत मदद करती थीं। उन्होंने घर को साफ करने में मदद की और रोहिणी को यह भी सुझाव दिया कि वे उन कागजों को फेंक दें जो उनकी चाची ने उन्हें सौंपे थे। कुछ दिनों के इलाज के बाद उनकी चाची की तबीयत में थोड़ा सुधार हुआ। वह पहले से ज्यादा बातचीत कर पा रही थीं और थोड़ा कमजोर होने के बावजूद खुद चलने फिरने में भी सक्षम थीं। उनके चाचा भी वापस आ गए थे और अब वह दोनों रोहिणी के साथ मिलकर उनकी देखभाल कर रहे थे। कुछ समय बाद रोहिणी को वापस कॉलेज जाना पड़ा। उनकी परीक्षाएं करीब थीं और उन्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना था। जाने से पहले उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनकी चाची पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएं और उनके चाचा उनकी देखभाल कर सकें। उन्होंने यह भी वादा किया कि वह जल्द ही वापस आएंगी। रोहिणी के जाने के बाद उनकी चाची की मानसिक स्थिति फिर से बिगड़ने लगी। हालांकि उनका शारीरिक स्वास्थ्य पहले से बेहतर था। उनके चाचा ने एक डॉक्टर से सलाह ली, जिन्होंने उन्हें बताया कि उनकी चाची को स्किज़ोफ्रेनिया है और उन्हें नियमित रूप से दवाइयां खानी पड़ेंगी। यह रोहिणी की चाची की बीमारी के बारे में एक दुखद सच्चाई थी। हालांकि इलाज से उनकी स्थिति में सुधार हुआ था, लेकिन यह एक ऐसी बीमारी थी जिससे उन्हें जीवन भर जूझना पड़ सकता था। रोहिणी वापस कॉलेज लौट आईं और परीक्षाओं में व्यस्त हो गईं। उन्हें अपनी चाची की फिक्र जरूर रहती थी, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि उनके चाचा उनका ख्याल रख रहे हैं। हफ्ते में एक बार वह उनसे फोन पर बात करती और उनकी चाची की तबीयत के बारे में जानकारी लेती। उनकी चाची की मानसिक स्थिति पहले जैसी खराब तो नहीं थी, पर पूरी तरह ठीक भी नहीं थी। बीच बीच में उनके भ्रम वापस आ जाते थे, लेकिन उतने गंभीर नहीं होते थे। दवाइयों का असर हो रहा था। कुछ महीनों बाद कॉलेज खत्म हुआ और रोहिणी वापस गोवा आ गईं। उन्हें खुशी हुई कि उनकी चाची पहले से काफी बेहतर थीं। वह अब काफी हद तक खुद का ख्याल रख सकती थीं। उनके चाचा ने उन्हें बताया कि उन्होंने घर में कुछ बदलाव किए हैं ताकि उनकी देखभाल में आसानी हो। रोहिणी ने भी अपने चाचा की मदद की और घर को और भी सुलभ बनाया। कुछ समय बाद रोहिणी को नौकरी मिल गई। वह अपने चाचा और चाची के पास ही रहती थीं और उनका ख्याल रखती थीं। उनकी चाची की बीमारी कभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई, लेकिन दवाइयों और परिवार के सहारे से उनकी स्थिति पहले से काफी बेहतर थी। रोहिणी को पता था कि शायद उन्हें अपनी चाची की देखभाल पूरी जिंदगी करनी पड़ेगी, लेकिन उन्हें इस बात का मलाल नहीं था। उन्हें खुशी थी कि वह अपनी चाची के लिए वही कर पा रही हैं जो बचपन में उनकी चाची ने उनके लिए किया था। तन्मय की गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई थी। वो कई दिनों से दादी के पास गांव जाने की जिद कर रहा था। तन्मय को अपनी दादी से कुछ ज्यादा ही लगाव था। तन्मय के पिता आकाश शहर में अकाउंटेंट का काम करते थे।
उनकी पत्नी माधवी ने भी आकाश को गांव जाने के लिए मनाया। जब माधवी ने ज्यादा जोर दिया तो आकाश ने कुछ दिनों की छुट्टियां ली और तन्मय और माधवी को लेकर अपने पैतृक गांव पहुंच गया। तन्मय तो दादी के घर के पास आते ही खुशी से उछल पड़ा और दौड़ते हुए अपनी दादी के पास चला गया और दादी उसे प्यार करने लगी। तन्मय के आने से उसकी दादी बहुत ज्यादा खुश थी। तन्मय की शरारतों से घर में हमेशा चहल पहल बनी रहती थी। तन्मय दिन भर घर में कुछ न कुछ ढूंढा करता था। तन्मय को दादी के यहाँ 3 दिन हो गए थे। उसकी दादी तन्मय को वहां से कहीं नहीं जाने देती थी, लेकिन तन्मय का मन बाहर घूमने का करता था। इन दिनों में उसने आसपास के घरों के बच्चों के साथ भी दोस्ती कर ली थी और ऐसे ही एक दिन वो दादी से पूछकर पड़ोस वाले घर में खेलने चला गया। उसके साथ आस पड़ोस के 3-4 बच्चे और भी थे। तन्मय ने कहा कि हम सब मिलकर छुपम छुपाई यानी कि लुका छुपी खेलते हैं। सब बच्चे तैयार हो गए। सब बच्चे खेलने लगे और तन्मय ने भी भागकर उस घर में एक जगह ढूंढ ली और वहां पर छुप गया। उसको लग रहा था कि उसको कोई नहीं ढूंढ पाएगा। अनाज रखने की कोठी के पीछे वो छुपा हुआ था और जब काफी देर हो गई और उसको किसी की भी आवाज सुनाई नहीं दी तो उसने चुपचाप से अपना सिर बाहर निकाला और देखने लगा। अचानक से उसकी नाक में जलने की स्मेल आई और तब उसने देखा कि एक काला बच्चा उसी की ओर लगातार टकटकी लगाए देख रहा था। उसने तन्मय को कहा, कोई नहीं है, सब चले गए। मैंने तुम्हें ढूंढा है, मैं जीत गया। तन्मय ने उसको कहा, तुम कौन हो? तुम तो हमारे साथ नहीं खेल रहे थे, तुम कहाँ रहते हो? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ, यहाँ पास में ही है। तन्मय ने मना कर दिया और तभी उसके साथ खेलने वाले बच्चे आ गए और तन्मय दौड़कर उनके पास चला गया और तन्मय ने उनको बताया कि वो खुद बाहर आया है, उसको कोई ढूंढ नहीं पाया और वो जीत गया है। और उसको किसी दूसरे काले बच्चे ने उसे देखा। उन लोगों में से किसी ने उसे नहीं ढूंढा। उनमें से एक बच्चे ने कहा, ये तो मेरा घर है और यहाँ पर हमारे सिवा और कोई नहीं है। तन्मय ने उनको वो जगह बताई जहाँ वो छुपा हुआ था, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। सब बच्चे हंसने लगे कि जरूर तुमने कोई भूत देखा होगा और तन्मय ने उन्हें बताया कि उसने उससे बात करी थी कि वो यहीं रहता है, पास में ही। सब बच्चे दोबारा हंसने लगे और तन्मय भी उनके साथ खेलने लगा। धीरे धीरे वो ये बात भूल गया और एक दिन अचानक शाम के समय उसको वो बच्चा घर के बाहर दिखाई दिया। वो दौड़कर उसके पास पहुंचा और उसके पास जाने पर उसको फिर से वही जलने जैसी बदबू आ रही थी। बच्चे ने कहा, तुम कहाँ चले गए थे? सबने मेरा बहुत मजाक उड़ाया, वो कह रहे थे तुम भूत हो। चलो बताओ जल्दी कौन हो तुम? उसने कहा कि उसका नाम कालू है और वो बोला कि चलो आज मैं तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ। उस बच्चे ने तन्मय की आंखों में आंखें गड़ाकर कहा। तन्मय किसी बुत की तरह उसके पीछे पीछे चलता गया। उधर तन्मय के दोस्तों ने तन्मय के पिता आकाश को बताया कि तन्मय पता नहीं कहाँ छुप गया है और मिल ही नहीं रहा। सभी घबरा गए और तन्मय की माँ माधवी ने और आकाश और उसकी दादी ने आसपास के सभी घरों में जाकर पूछा, लेकिन तन्मय नहीं मिला और सभी लोग बेहद परेशान हो गए। उधर उस बच्चे के साथ तन्मय एक घर में था और उसने आवाज दी, माँ मैं आ गया। उसकी आवाज सुनकर एक औरत बाहर आई जिसका चेहरा कुछ अजीब सा था। उसने तन्मय को सिर से पैर तक गौर से देखा और खुशी से उसके दोनों हाथ पकड़कर उसकी आंखों में आंख डालते हुए बोली, मेरे बच्चे मेरी ओर देखो। तन्मय ने उसकी ओर देखा और उसके चेहरे को देखते ही डर के कारण वो चीख मारकर बेहोश हो गया। आकाश कुछ लोगों की मदद से तन्मय को ढूंढने में लगा था, लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चल रहा था। आकाश ने उसके साथ खेलने वाले सभी बच्चों से फिर से पूछने का सोचा और एक बच्चे ने बताया कि तन्मय ने किसी काले बच्चे के बारे में बताया था जो कि उसको मिला था, लेकिन वो हम में से किसी को भी दिखाई नहीं दिया था। और ये बात सुनते के साथ ही तन्मय की दादी घबरा गई। हे भगवान, कहीं ये उस घर में तो नहीं चला गया? दादी ने आकाश की ओर देखा और घबराते हुए बोली, बेटा मेरे साथ चलो। माधवी की हालत खराब हो रही थी। आकाश और माधवी उनके साथ आंखों में ढेर सारे प्रश्न लिए उनके पीछे दौड़े चले जा रहे थे और उनके पीछे गांव के लोग भी।
दादी एक घर के आगे रुकी और घर की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो बरसों से बंद हो। घर के दरवाजे पर ताला लगा था और दादी के साथ आए लोगों ने उस ताले को तोड़ने के लिए कहा। दरवाजा खोलने पर जैसे ही सब अंदर पहुंचे, अजीब सी गंध वहां पर फैली हुई थी। घर के अंदर जली हुई सी बदबू ने उनका स्वागत किया और घर काफी बुरी अवस्था में था और जला हुआ था। घर के फर्श के सामने ही तन्मय बेहोश पड़ा था, जिसको देखकर माधवी धड़ाम से गिर गई। आकाश ने तन्मय को उठाया और दादी ने माधवी को संभाला। तन्मय को लेकर वो लोग डॉक्टर के पास गए और तन्मय को बहुत तेज फीवर था। डॉक्टर ने आकाश को बताया कि घबराने की कोई बात नहीं है और वो ठीक है। डॉक्टर ने आकाश को दवाइयां लेने के लिए भेज दिया। माधवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। स्थिति कुछ सामान्य हुई तो उसने आकाश से पूछा, ये सब कैसे हुआ? तन्मय उस जले हुए घर में अचानक कैसे पहुंच गया, जबकि घर बाहर से बंद था? कुछ तो बात है जो कि तुम छुपा रहे हो। आकाश ने अपनी माँ की ओर देखा और कहा, आज शायद बताना ही होगा माँ, मुझे मत रोकना आज। आकाश ने माधवी की ओर मुड़कर बोलना शुरू करा। कुछ 15 साल पहले की बात है। मेरी तुमसे शादी नहीं हुई थी तब। सिल्लू हमारे यहाँ काम करता था, शराबी था और हमेशा पिताजी से पैसे मांगता रहता था। उसकी पत्नी राधा एक भली औरत थी, लेकिन सिल्लू उसको शराब पीकर हमेशा मारता था। एक दिन नशे की हालत में उसने राधा को बहुत पीटा और राधा उस समय पेट से थी। वो ये सब सहन नहीं कर पाई और बेहोश हो गई। सिल्लू घबरा गया और उसके होश उड़ गए। वो पिताजी के पास आया और मदद की गुहार करने लगा। पिताजी उस समय बहुत गुस्से में थे। उसकी आदत से वो अच्छी तरह वाकिफ थे और उन्होंने उसे मना कर दिया। नशे की हालत में वो लौट रहा था कि रास्ते में कहीं गड्ढे में वो गिर गया और उसके बाद वहीं पड़ा रहा और उसे काफी समय तक किसी ने नहीं देखा और वो उसी के अंदर मर गया। मैं उस समय खेत से लौट रहा था और मैंने पिताजी को सिल्लू के बारे में बताया और पिताजी को जब लोगों ने बताया कि राधा की हालत खराब है तो हमने उसका इलाज करवाया और उसने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा जन्म से ही बहुत काला सा था, इसीलिए सब लोगों ने उसका नाम कालू रख दिया और जब सब कुछ ठीक हो गया तो हमने उसे अपने यहाँ पर काम पर रख लिया। राधा हमेशा चुपचाप रहती थी। फिर मैं पढ़ने के लिए शहर आ गया और उसके बाद माँ ने एक दिन उसको बातों बातों में बता दिया कि उस दिन सिल्लू बहुत नशे में था और तुम्हारे इलाज के लिए पैसे मांगने आया था और पिताजी ने मना कर दिया और उस दिन राधा ने होनी को यही मंजूर था मालकिन कहकर बात खत्म कर दी। लेकिन उस दिन के बाद उसके व्यवहार में काफी परिवर्तन आ गया। वो सबसे काफी ज्यादा घुल मिल गई और पिताजी का बहुत ध्यान रखने लग गई थी। लेकिन एक दिन वो हादसा हुआ। पिताजी एक रात खेतों से लौट रहे थे। ठीक उसी गड्ढे में पिताजी की लाश मिली जहां गिरकर सिल्लू की मौत हुई थी। पिताजी के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी, जबकि मेरे पिताजी ने कभी भी शराब को हाथ तक नहीं लगाया था। हमने एक बुरी घटना समझकर इसको भुला दिया था और एक रात माँ ने उसके कमरे में से आवाज आती सुनी और जब जाकर देखा तो राधा को देखकर वो डर गई, क्योंकि वो अपने कमरे में तंत्र मंत्र कर रही थी। बाल खुले हुए थे उसके और साक्षात वो काली लग रही थी और उसका काला बच्चा लेटा हुआ था। माँ दौड़कर कुछ लोगों को बुलाकर लाई और लोगों ने उसको पकड़कर बाहर निकाला। तब सच्चाई पता चली कि वो अपने बच्चे की बलि देना चाहती थी और पति की मौत का जिम्मेदार हमें ही समझ रही थी। जब गांव वालों ने ज्यादा पूछा तो उसने बताया कि पिताजी को उसने ही मारा था और वो अपना बदला लेकर रहेगी। गांव वालों ने उसे पुलिस को सौंप दिया, लेकिन उसी रात वो पता नहीं कैसे थाने से बाहर आ गई और बहुत समय तक उसका पता नहीं चला। गांव वालों का कहना है कि कभी कभी वो शमशान में अपने बच्चे के साथ नजर आती थी और फिर एक दिन उसकी और उसकी बच्चे की जली हुई लाश इस घर में मिली और तब गांव वालों ने इस घर पर ताला लगा दिया था और तब से उधर कोई नहीं जाता था। बस यही है वो कहानी, कहकर आकाश चुप हो गया और माधवी ने आसमान की ओर हाथ जोड़कर कहा, भगवान का धन्यवाद, हमारा तन्मय बच गया। इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं। अब हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, अब डरने की जरूरत नहीं है। हमने अनुष्ठान कराकर उस घर को हमेशा के लिए उस डायन से मुक्त करा दिया और वो डायन अब इस गांव में कुछ नहीं कर सकेगी। आकाश ने माधवी को भरोसा दिलाया। तन्मय को होश आ गया। अचानक दादी खुशी से चिल्लाई। तन्मय ने
आंखें खोली और अपनी दादी से कहा, क्या हुआ दादी, आप रो क्यों रही हो? कुछ नहीं बाबू, कुछ नहीं हुआ, दादी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। माधवी और आकाश तन्मय की ओर देखकर कुछ बोलना ही चाहते थे कि अचानक से वातावरण में जलने की तेज गंध आई और सब चुप होकर नाक पर हाथ रखने लगे। और तभी तन्मय ने दरवाजे की ओर देखते हुए सन्नाटे को खत्म किया। कालू, तुम यहाँ?